मीडिया 24x7 लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। नमस्कार, मीडिया 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मारूफ रजा। बॉलीवुड की एक खबर ने सन्नाटा सा छा दिया, न सिर्फ बॉलीवुड में बल्कि पूरे देश में। और देश स्तब्ध है कि कैसे एक युवा अभिनेता इस तरीके से इतना बड़ा और कठोर कदम उठा सकता है और अपनी जान की बाजी लगा सकता है। वो युवा अभिनेता जिसने बहुत कम उम्र में वो सब कुछ हासिल किया जो किसी एक शख्स का ख्वाब होता है। जी हाँ, उसने पढ़ाई की तो वो भी बेमिसाल, उसने एक्टिंग की तो वो भी बेमिसाल, लेकिन जिस तरीके से उसका अंत हुआ वो बहुत ही दुखद है और हम सब के लिए जाते जाते सबक दे गया कि आखिर जिंदगी के असल मायने है क्या। इस गंभीर मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं दो बहुत ही सम्मानित मेहमान। मैं उनका परिचय करा दूं। डॉक्टर पूनम देवदत्त है, क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट है। आपका स्वागत है पूनम जी। नमस्कार। नमस्कार। और फिल्म फैशन की दुनिया की जानी मानी हस्ती माया सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि एक्स मिसेस यूनिवर्स रह चुकी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, लगातार टेलीविजन डिबेट पर ही आती हैं। मुद्दा यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की, आखिर क्या वजह रही कि एक नौजवान जिसने अभी वो तमाम ख्वाब जो देखे थे वो समेटने शुरू किए ही थे कि जिंदगी ने जो आकर के विराम लगा दिया। ये ऐसी कौन सी दशा होती है, ये ऐसी कौन सी मनोस्थिति होती है कि जब व्यक्ति इतना कठोर कदम उठा लेता है, और वो व्यक्ति जिसने दुनिया की तमाम चीजें देख ली। मैं सबसे पहले चर्चा में शामिल करूंगा डॉक्टर पूनम देवदत्त को, क्योंकि वो इस पूरे मुद्दे को लगातार बहुत नजदीक से देखती रही हैं। ऐसे बहुत सारे लोग उनके पास आते रहे, समझना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्या होता है कि जब व्यक्ति जो है वो इस अंतिम निर्णय की तरफ पहुंच जाता है। पूनम जी। जी मारूफ जी, ये एक ऐसी डिजीज होती है जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं, जिसमें कि व्यक्ति का मानसिक संतुलन जो है वो उसको अवसाद की ओर ले जाता है और उसकी सोचने समझने की शक्ति, जिसको हम लॉजिकल रीजनिंग कहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं क्षीण हो जाती है। और वो अपने अवसाद में, अपने दुख में, अपने नेगेटिव फीलिंग्स में इतना ज्यादा घिर जाता है कि उसको कुछ भी रास्ता सूझता नहीं है। तो ये आमतौर पर रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। बहुत कम लोग इसको समझ पाते हैं कि ये एक्चुअली एक फिजिकल, एक मेंटल डिजीज है। और लोग आमतौर पे सोचते हैं कि अच्छा, व्यक्ति परेशान है, हाँ भाई, हम उसको एडवाइस करते हैं कि नहीं नहीं, यू शुड बी स्ट्रॉन्ग, यू शुड फेस द वर्ल्ड। तो ये जो एडवाइस है ये देना तो आसान है, लेकिन उस अवसाद की स्थिति में जो व्यक्ति है उसके लिए इसको फॉलो करना आसान नहीं होता है। तो ये एक ऐसी स्थिति है जो, इसमें कई डिग्रीज भी होती है। माइल्ड भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है और सिवियर हो सकता है। सवाल ये उठता है, मेरे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि वो व्यक्ति जिसने संपन्नता के वो तमाम दौर देख लिए हो इतनी कम उम्र में, आखिर उसको क्या लगा, आखिर उसको ऐसी कौन सी दिक्कत, ऐसी उलझन और ऐसा कौन सा मामला था उसके सामने जो इस तरफ ले गया उसको? जी देखिए, डिप्रेशन के कई कारण हो सकते हैं और कभी कभी अकारण भी डिप्रेशन हो जाता है। तो अगर कारण की बात हम करें तो कोई भी तरह का लॉस हमारी लाइफ में जब आता है, इट कैन बी फाइनेंशियल लॉस, इट कैन बी लॉस ऑफ अ रिलेशनशिप, इट कैन बी कि कैरियर में कोई सेटबैक हो। तो इस तरह कोई भी चीज जो कि हमें बहुत ज्यादा अंदर तक झकझोर जाती है, वो हमको डिप्रेशन की ओर ले जा सकती है। तो अब जैसे कि एक्टिंग का जो दुनिया है, ग्लैमर की जो दुनिया है, ऊपर से जैसा हम सुनते हैं कि ऊपर से तो बहुत चकाचौंध है, लेकिन अंदर अंदर कहीं ना कहीं व्यक्ति के लिए बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट्स, बहुत सारे सेटबैक्स होते हैं। और उसमें देखिए ये भी होता है कि एक बार जब कोई व्यक्ति एक पीक पर पहुंच जाता है, एक ऊंचाई पर पहुंच जाता है, तो नीचे आना बहुत मुश्किल और कठिन और कष्टप्रद होता है। तो अगर किसी सक्सेसफुल हीरो को ये लगे कि अभी मेरी पिछली फिल्म बहुत अच्छी चली गई,
लेकिन अभी मुझे अपने इर्द गिर्द वो सक्सेस का माहौल नहीं दिख रहा है, या मुझे लग रहा है कि मेरा करियर डाउन जा रहा है। तो इस प्रकार की चीज, या कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी रिलेशनशिप्स में हमें प्रॉब्लम आ जाती है, हमारी पर्सनल रिलेशनशिप्स में ब्रेकअप्स हो जाते हैं, तो हमें वो भी एक ऐसा सिचुएशन है जो कि हमें डिप्रेशन की ओर ले जा सकती है। डॉक्टर, मैं इस पर्टिकुलर केस के बारे में बात करूं आपसे, क्योंकि लगातार पिछले 2 दिनों से खबरें चल रही हैं और सब स्तब्ध हैं कि ये शख्स इतना जॉली सा, इतना चार्मिंग सा, इतना मल्टी टैलेंटेड जो हमारा जो एक्टर था वो चला गया। क्या लगता है कि ये व्यक्ति आपस में बात नहीं कर पाया, कह नहीं पाया, सुन नहीं पाया, और कहीं ना कहीं खबरें ये भी आ रही हैं कि एक फोबिया सा हो गया था कि हर वक्त उसको ये लगता था कि हर एक व्यक्ति उसको मार देना चाहता है। क्या होता है? देखिए, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। जो आप कह रहे हैं कि ये शक कि हमें कोई मार देना चाहता है, ये भी एक किस्म का मेंटल डिसऑर्डर का हिस्सा होता है। दिस आल्सो इज अ सिम्टम ऑफ अ मेंटल डिसऑर्डर। तो डिप्रेशन एक अलग चीज है, और ये वाला जो आप सिम्टम बता रहे हैं ये थोड़ा सा भिन्न है, पर ये भी एक मेंटल डिसऑर्डर है। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, एग्जैक्ट डायग्नोसिस तो जो उनके डॉक्टर्स हैं, जो उनको जानते थे, वो ही बता सकते हैं। हम लोग तो जो हम सुन रहे हैं उसके आधार पे अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन इतना मैं जरूर कह सकती हूँ कि कहीं ना कहीं वो मेंटली डिस्टर्ब्ड थे, और वो ही कुड नॉट सीक हेल्प। देखिए, क्या होता है कि जब इंसान एक ऊंचाई पे पहुंच जाता है, तो एक ये भी चीज होती है कि वो हर किसी से हेल्प मांगने में भी हिचकता है। उसको लगता है कि मैं तो इतनी बड़ी पोजीशन पे हूँ, मैं किसी से कैसे कहूँ कि मैं परेशानी में हूँ या मुझे कोई दिक्कत है। तो वो भी एक फैक्टर हो जाता है कि हम हेल्प ले नहीं पाते। और बाहर की दुनिया ऐसी है कि दूसरे लोग भी शायद समझ नहीं पाते कि हमारे अंदर अंदर कितना तूफान चल रहा है। तो दोनों ही बातें होती है। जिसको हेल्प चाहिए वो मांग नहीं पाता, और दूसरे लोग समझ नहीं पाते कि इसको अंदर इतनी हलचल है, और यहीं पे गैप जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है। चलिए, माया जी हमारे साथ मौजूद है। माया जी क्योंकि माया नगरी से जुड़ी हुई हैं और बहुत कुछ इस माया नगरी के बारे में जानती हैं। क्या लगता है कि आपने वो तमाम फेम देखे हैं, वो नेम देखे हैं, ऐसी पर्सनैलिटीज के साथ आपका मिलना जुलना भी रहा है, आपने पूरी जिंदगी उसमें गुजारी है। क्या लगता है कि एक आदमी की जो चाहत होती है, गाड़ी हो, घर हो, बंगला हो, एक अच्छी ऐशो आराम की जिंदगी हो, और क्या चाहिए, उसके बाद ये क्या हो जाता है? हमने गुरुदत्त को देखा, हमने अभी सुशांत सिंह को देखा, इसके अलावा भी बहुत सी, अगर मैं इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज की बात करूं तो बहुत सारा, एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है। क्या लगता है? देखिए महरूब साहब, आपने जिस तरह से कहा कि हम पिछले 2-3 दिन से सुशांत के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो इस कदर महसूस हुआ, आपने कहा उनके पास पैसा था, पावर भी आ जाती है पैसे के पास, और उसके साथ उनके पास लग्जरी की, भौतिकता की कोई कमी नहीं थी। जिस तरह से उनके मकान, फ्लैट को हम पिछले देख सुन रहे हैं, क्योंकि आप अगर महसूस करें कि एक जिसका मानसिक संतुलन इतना स्ट्रांग था कि जो IEEE इंजीनियरिंग एग्जाम में 7th रैंक लाता है इंडिया के अंदर, तो ऐसा नहीं कि मानसिक रूप से वो बहुत कमजोर बच्चा रहा होगा, बहुत एस्टेब्लिश था। लेकिन 2 चीजें मैंने यहाँ पे महसूस करी महरूब साहब, देखो बहुत लोगों ने करा कि एक तो वो बहुत अच्छे दिमाग के, बहुत मतलब तेज दिमाग व्यक्ति थे, लेकिन उनके दिमाग में कहीं ना कहीं स्थायित्व की कमी मुझे पर्सनल व्यक्तिगत रूप से महसूस हुई कि उनमें स्थायित्व नहीं आता था किसी चीज पे। जैसे उसने अपने फाइनल ईयर का एग्जाम 3rd ईयर में छोड़ दिया सिर्फ एक एक्टिंग के करियर को, और जब वो एक्टिंग से, जब आप टीवी इंडस्ट्रीज में आए, तो टीवी से उसके बाद अपग्रेड होके वो फिल्म इंडस्ट्रीज में गए। अब फिल्म इंडस्ट्रीज में जो उनकी सबसे बड़ी पीक सक्सेस थी वो थी धोनी के ऊपर जो बायोपिक बनी थी, जिससे उनको ह्यूज सक्सेस मिली, नाम मिला, सब कुछ मिला। लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ा कठिन फेस जो रहा, अब तक तो बड़ा आसान रहा, लेकिन जो सबसे कठिन फेस ये इसी के बाद स्टार्ट होता है कि अभी पिछले 2 दिन से हम लोग सुन रहे थे कि फिल्म इंडस्ट्रीज में नेपोटिज्म, मतलब जिसमें ये हो रहा था कि एक नाहटा साहब थे, कोमल नाहटा जी, फिल्म संदेशक, उन्होंने कहा कि सब जगह होता है, कोई इसको नकार नहीं सकते, क्योंकि हमारी फिल्म इंडस्ट्रीज में नेपोटिज्म है, भाई भतीजावाद वहां भी है, आप हर क्षेत्र में देखिए, लेकिन इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा है कि अगर आपके पास बैकग्राउंड में कोई गॉडफादर है तो ठीक है, आप बहुत सक्सेस है, नहीं भी है तो आपको उसकी प्रमोशन, रिकमेंडेशन मिलती रहती है, तो आपको काम मिलता है। लेकिन इन दिनों हमने सुशांत सिंह की एक अपील बड़े जोर शोर से सुनी, उन्होंने कहा था कि मेरी ये फिल्म आ रही है, और लास्ट फिल्म शायद ड्राइव थी, जो उसको नेटफ्लिक्स पे डाल दिया गया था ड्यू टू लॉकडाउन और बड़े वजह जो भी रही हो, सिनेमा हॉल में नहीं आई, तो उन्होंने लोगों से ये अपील भी करी थी कि आप मेरी पिक्चर देखिए, नहीं तो लोग मुझे इंडस्ट्री से रुखसत कर देंगे। मतलब उनके पास एक बहुत बड़ी समस्या एकत्र हो गई थी इस तरह की कि उनको भी अपना स्थायित्व रखने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था इस समय में।
और अभी हाल ही में 2-3 चीजें महरूफ साहब नोटिस कीजिएगा कि उनके हाथ से 6-7 प्रोजेक्ट निकल गए, जिसकी उनको आशंका थी कि उनको बायकॉट करा जा रहा है। तो 2 चीजें समझने वाली है, एक जो एक अंदर का डर होता है पिछले 6 महीने से। देखिए कुछ कह रहे थे लॉकडाउन की वजह से, लोगों ने इसको लॉकडाउन से जोड़ा। मैं समझती हूँ कि लॉकडाउन से नहीं था, लॉकडाउन की एक अलग तरह की समस्या थी, इनको समस्या 6 महीने से थी। और अभी पिछले हफ्ते शायद इनकी बहन भी इनके पास रह के गई थी, उसने प्रॉब्लम शेयर करी थी और उनकी सिस्टर उनके यहाँ रह के आई। तो मैं समझती हूँ कि उनका परिवार को उनका साथ देना चाहिए था जब वो इस तरह की मानसिक पीड़ा से गुजर रहा था, कि जो बहन 2 दिन रहकर गई उनको शायद उसके साथ रेगुलर रहना चाहिए था। अकेलापन एक बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन चूंकि मैं बॉम्बे जैसे शहर में भी रही हूँ, वहां पे लोग लिविंग टुगेदर वाले रिलेशन में रहते हैं, वो रिया के साथ रहते थे, नहीं रहते थे, या उनके बहुत सारे दोस्त थे। इस तरह की पावर, इस तरह के शौक्स होते हैं कि लोग पीते खाते रहते हैं, एंजॉय करते हैं लखनऊ मुंबई के अंदर। तो लेकिन अकेलापन में सुशांत के अंदर जितने वो मानसिक भावना मैंने देखा, वो बहुत मानसिक रूप से बड़े भावनात्मक पर्सनैलिटी के स्वामी थे और लोगों से जुड़ जाते थे, क्योंकि वो एक छोटी सी जगह से उठ के बड़ी ऊंची जगह पहुंचे थे, तो लोगों को समानता के भाव से देखते थे। और वो आखिरी समय में बेहद अकेलापन महसूस कर रहे थे। पिछले 6 महीने से जो उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, बहुत अकेलेपन थे, क्योंकि जिस समय उनका अपार्टमेंट में सुना गया तो उस समय अकेले थे, और उन्होंने अपने 2-3 दोस्तों को ट्राई भी बहुत किया बात करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम शेयर करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी ने पिक नहीं किया। उससे बड़ी रीजन ये था कि उन्हीं के हाल ही के पिछले 1 महीने का रिकॉर्ड देखिए, आज 15 को ये गए थे, 15 मई से लेके 15 जून तक उनके 5-6 मित्रों ने सुसाइड कर लिया था, उनके सर्कल के, जो अब भी सारा नेट पे अवेलेबल है। तो ये सबसे बड़ा रीजन था, सबसे बड़ा रीजन था कि अगर आप किसी से भावनात्मक रूप से जुड़े और वो इस तरह से लगातार एक के साथ एक जा रहे हैं, तो व्यक्ति को बहुत अंदर तक तोड़ देता है। और वो एक पीक होता है मारूफ जी, एक क्षण होता है जो डिसीजन ले लेते हैं, तो आर का या पार का, वो डिसीजन उस पीक पे पहुंच गए थे सुशांत। अगर उनके पास उस समय कोई रहता तो शायद वो वापस बायबैक कर देते। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि आज हम इस पे बैठकर बात कर रहे हैं। हमने कहा ना कि किसी की आत्महत्या और या किसी के जुझारूपन पर बहुत लोग बातें कर लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति उस पीड़ा से उस समय गुजर रहा होता है, उसके अनुभव बिल्कुल अनूठे और अलग होते हैं। वो किसी से चाहकर भी नहीं शेयर कर पाता है। हम लोग उसको हम सांत्वना दे सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति उस पीड़ा को उस समय महसूस कर रहा है, वो केवल वो बयान नहीं कर सकता, लेकिन उसको महसूस कर सकता है उस दर्द को। तो इस पीड़ा से मैं आज पहली बार, मुझे बहुत बड़ा झटका लगा था सुशांत की इससे, कि 34 साल की उम्र में इतना सब कुछ होने के बाद वो इस कौन से पीक पे पहुंचे होंगे कि जो उन्होंने इस कदर कदम उठाया, वो भी रात के अंधेरे में नहीं, दिन की दोपहर सुबह के अंधेरे, सुबह हो चुकी होती है, जहाँ एक अजीब मोटिवेशनल वाइब्स सुबह के समय में घूम रही होती है। रात में तो चलो एक सन्नाटा है, एक डर लगता है लोगों को, सन्नाटे में कदम उठ गया अकेलेपन में, लेकिन जो दिन का होता है उजाला मुंबई के अंदर, दिन में तो फिर भी काफी रास्ता। तो वो बड़ी एक दर्दनाक घटना थी, जो शायद मैं नॉर्मली हम लोग बात करते हैं, वाकई में हिलाने वाला एक वो। मैं जी आपके पास दोबारा आऊंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि क्या आपके आसपास भी कुछ ऐसे लोग रहे जिनके जो इस मनस्थिति से गुजरे हों और कभी उन्होंने इस तरीके की बातों का इजहार आपके सामने किया। उससे पहले मैं डॉक्टर पूनम देवदत्त को बीच में लूंगा। डॉक्टर, अगर ऐसी स्थिति आ जाती है, मान लीजिए किसी के भी जीवन में आ जाती है, और जीवन में कई जो दौर हैं गुजरते रहते हैं, तो उससे कैसे उभरा जाए? क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ, मेरे दर्शक भी जानना चाहेंगे, क्योंकि हर तरीके के लम्हे, हर तरह की घटनाओं से हम 2-4 होते हैं। और 24 घंटे में अगर बात करूं तो मुझे लगता है कि 24 घंटे में हमारे पास 48 बल्कि अनगिनत ऐसे लम्हे होते हैं जहां हम बिल्कुल कभी ऊपर होते हैं, कभी नीचे होते हैं। जी देखिए, इसमें ट्रीटमेंट के 2 ट्रैक्स होते हैं। पहला तो ये है कि काउंसलिंग की उसको बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि जो व्यक्ति अवसाद में है उसके अंदर नेगेटिव विचार आते जा रहे हैं, तो उसकी बातों को सुनना, उसको कोपिंग स्ट्रैटेजीज देना, कि मतलब जो भी अगर उसकी लाइफ में कुछ अभाव है या कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम से कैसे उसको डील करना है, वो स्किल्स, लाइफ स्किल्स उनको सिखाने पड़ते हैं। दूसरा ट्रैक है कि अगर डिप्रेशन मॉडरेट से सिवियर की ओर जा रहा है, जब ज्यादा सिवियर हो रहा है, तो वहां पे उनको दवाइयों की भी जरूरत होती है। और ये दवाएं जो है होती है डिप्रेशन की, इनको लंबे समय तक लेना पड़ता है। बहुत से लोग इसमें भी घबरा जाते हैं, ये सोच करके कि हम दवा खाएंगे तो हम एडिक्ट हो जाएंगे या दवा का कोई नेगेटिव साइड इफेक्ट होगा। तो वो मैं बताना चाहूंगी कि नहीं, डिप्रेशन के ट्रीटमेंट की बहुत अच्छी दवाएं हैं, जो कि अगर मेडिकल सुपरविजन में लिया जाए तो उनके कोई नेगेटिव बहुत बड़े साइड इफेक्ट्स कंट्रोल में रखे जा सकते हैं। तो ये चीज, ये ट्रीटमेंट लेना और लंबे समय तक लेना जरूरी होता है। और साथ में काउंसलिंग का रोल ये होता है कि जो उसकी एक्चुअल समस्याएं हैं या जो उसके मन में चीजें अंदर अंदर घूम रही हैं, उमड़ घुमड़ रही हैं,
उनको एक रिलीज करना, वो फीलिंग्स को रिलीज करना और उनको एक सपोर्ट देना, ये ट्रीटमेंट का लाइन होता है। साथ में हम लोग फैमिली की भी काउंसलिंग करते हैं, क्योंकि बहुत से जो डिप्रेशन के मरीज होते हैं उनके अंदर सुइसाइडल आइडियाज बार बार आते हैं। मेनी ऑफ देम सुशांत के केस में देखिए, हम डॉक्टर के उनकी हिस्ट्री यानी आसपास के जो लोग रहे, जैसे कि माया जी ने भी कहा और सारी चीजें अखबारों में, टीवी में सब जगह आ भी चुकी हैं, पूरी हिस्ट्री रही है कि आसपास के लोगों ने भी ऐसे ही अटेम्प्ट किए, यहाँ तक कि जो उनके इससे पहले जो मैनेजर थे उन्होंने भी अटेम्प्ट किया। तो क्या लगता है कि क्या व्यक्ति उन तमाम चीजों को, उन एक्सपीरियंसेस को देख रहा होता है, इसलिए वो भी उसी अटेम्प्ट को या उसी बात को करने पर आमादा हो जाता है? जी हाँ, ये भी एक होता है कि हम जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, हमारा भी एक उसी को फॉलो करने वाला एक टेंडेंसी, ह्यूमन नेचर होता है कि हम देख रहे हैं कि कई लोग ऐसा कर रहे हैं और हमारे अंदर भी उस प्रकार की फीलिंग्स हैं, तो हमें लगे कि हाँ मेरे लिए भी यही रास्ता उपयुक्त है। तो अगर जैसा कि अगर ये वाकई सच है कि उनके सर्कल में कई लोगों ने सुसाइड किया या एक का नाम तो आया ही है न्यूज में, तो इससे भी असर पड़ सकता है डेफिनेटली। एक तो उनका जो अवसाद है वो और गहराया होगा, उनकी निराशा और गहराई होगी क्योंकि क्लोज के लोग जा रहे हैं, और यही लगता है कि हाँ जैसा इन्होंने किया हम भी इसी तरह से कर ले और छुट्टी पाए। मतलब लेकिन डॉक्टर सवाल ये उठता है कि वो व्यक्ति जिसके पास 2 जून की रोटी नहीं है और सर छुपाने के लिए छत नहीं है, वो व्यक्ति क्या करेगा? उसको वो व्यक्ति आराम से जिंदगी गुजार रहा है, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, लॉकडाउन देख लीजिए और उनकी हिम्मत देख लीजिए कि लोग यहाँ से पैदल चले गए 400-400, 600 मील और साइकिल पे चले गए। तो ये क्या डिफरेंस है? एक व्यक्ति सब कुछ पाना चाहता है और उसके बाद जिंदगी को खत्म कर देता है। एक व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी जिंदगी को जीने की एक मजबूत चाहत उसके पास रहती है। जी बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं, और इसी को हम लोग साइकोलॉजिकल टर्म्स में रेजिलियंस शब्द देते हैं। रेजिलियंस मतलब कि कोई भी चीज, जैसे आप रबर बैंड को खींचते हैं, जब छोड़ देते हैं तो वो वापस अपनी शेप पे आ जाता है। तो रेजिलियंस मतलब एक इंसान के अंदर एक अंदर की शक्ति होती है कि जो भी हमें बुरी परिस्थिति है उसको हम झेलें और वापस अपने नॉर्मल स्थिति में आ जाएं। तो जिन लोगों के अंदर ये क्वालिटी होती है वो तो बहुत तरह की बहुत कठिन परिस्थितियों को भी झेल लेते हैं, लेकिन जिसके अंदर रेजिलियंस की कमी होती है वो छोटी सी घटना से भी बहुत परेशान हो जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं और उनको वापस नॉर्मलाइज होने में टाइम लगता है। लेकिन यहीं पर मैं ये भी दूसरा फर्क लाऊंगी कि जो आप बात कर रहे हैं कि व्यक्ति गरीब है और बुरी स्थिति में है, लेकिन वो डिप्रेशन वाली उसको बीमारी नहीं है, तो वो अपनी गरीबी को भी झेल लेता है। लेकिन हम बहुत अमीर हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर ये डिप्रेशन वाली बीमारी आ गई है तो ये बीमारी ही ऐसी है कि ये हमको एक नेगेटिव रास्ते पर ले जाती है। थॉट्स भी नेगेटिव हो जाती हैं, जब थॉट्स नेगेटिव होंगे तो एक्शंस भी नेगेटिव हो जाते हैं। जी बहुत बढ़िया। माया जी, मैंने आपसे सवाल किया था, उसी पर आता हूँ कि क्योंकि आपके आसपास भी बहुत सारे अति महत्वाकांक्षी लोग होते हैं और उनको अगर उनकी चाहत की चीज नहीं मिलती, क्या आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा आपके साथ या आपके इर्द गिर्द जो लोग रहे उनके साथ कोई ऐसा एग्जाम्पल हुआ, और अगर हुआ तो क्या वो लोग उससे उभर के वापस आए, इंडस्ट्री छोड़ दी, या क्या किया उन्होंने? देखिए, अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें तो इंडस्ट्रीज में तो ये पहला किस्सा नहीं था मारूफ साहब। मैंने बताया जैसे कि 15 मई से लेके 15 जून के बीच में सुशांत के 4-5 जो मित्र थे और मित्रों के मित्र थे, 4-5 लोगों की लिस्ट है, फहरिस्त है, जिन लोगों ने इस तरह के अटेम्प्ट करके अपना जीवन समाप्त कर दिया और सुशांत उसमें आखिरी कड़ी साबित हुए अभी तक के लिए। तो अवसाद, डिप्रेशन जिससे वो जिस दौर से गुजर रहे थे, तो वो दौर इसलिए चल रहा था कि सुशांत एक भावुक व्यक्ति थे, भावुक प्रवृत्ति के थे और बहुत सेंसिटिव थे। और सेंसिटिव लोगों के साथ ये समस्या अक्सर देखी जाती है कि वो बहुत सारे कदम भावनात्मक रूप से उठा लेते हैं, चाहे वो सही और गलत का निर्णय शायद उनके पास नहीं होता है। और चूंकि फाइनेंशियली बहुत साउंड थे, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उनके पास शायद एक इनसिक्योर सुरक्षा की भावना बहुत तेजी से घर कर रही थी, क्योंकि अभी पीछे इन दिनों 2 दिन हमारे पास सवाल ये उठता है, उनके पास सारे साधन थे। देखिए साधन, डॉक्टर्स को उन्होंने क्यों नहीं बुलाया, डॉक्टर से कंसल्ट क्यों नहीं किया कि वो इस दौर से गुजर रहे हैं?
नहीं, उनका पिछले तकरीबन महरूब साहब अगर आपने गौर किया हो, पिछले 6 महीने से उनका ट्रीटमेंट चल रहा था साइकेट्रिस्ट से, जिसके साथ कागज पत्र मिले उनके रूम से। और उनकी सिस्टर भी, उनके फादर उनसे तबियत पूछते थे, बराबर वो झूठ बोलते रहे या सच बोलते रहे कि मेरी तबियत ठीक थी। और उनकी सिस्टर हाल ही में जाके उनके पास रही भी हैं 2-3 दिन उनकी तबियत को देखते हुए। लेकिन चूंकि आप बॉम्बे जैसी जगह में देखिए, लोग इतने भौतिकवादी परिस्थितियों से रहते हैं कि आपको पड़ोस वाले घर के भी पता नहीं रहती कि कौन कैसी स्थिति में रह रहा है। या वहाँ पे मेट्रोज में लोगों के पास भावनात्मक सुरक्षा नहीं होती, भावनाओं की कमी होती है, बहुत प्रैक्टिकल व्यक्तिगत जिंदगी जीते हैं वो लोग। तो और खासकर ये फिल्म स्टार सेलिब्रिटीज की अपनी इतनी इतना चारों तरफ दायरा इतना सीमित होता है कि वो अपनी खुलकर सांस ले पाए, ये भी बड़ा मुश्किल होता है पब्लिक प्लेस में। तो सुशांत इन दिनों जिस परिस्थिति से गुजर रहे थे, पहले लॉकडाउन रहा, फिर अच्छे लोग उनके दोस्त चले गए, तीसरा जिस तरह के लोकल लाइफ रूटीन लाइफ स्टाइल होता है रहने का, मैं समझती हूँ एक बहुत बड़ा फैक्टर वो भी रहा कि सारी एक्टिविटीज मुंबई में बंद कर दी गई थी पिछले 3 महीने और अभी भी वही चल रही हैं। तो एक व्यक्ति जब आप देखिए एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट जो बिल्कुल खिलंदड़ी लाइफ रहा, फिल्म इंडस्ट्रीज रहा, मूवमेंट रहा, 3 महीने एक तरह का कैद खाना, और वो भी डिप्रेशन जैसी स्थिति में, ये एक भयानक परिस्थिति और साबित हो गई थी, उनके लिए एक बड़ा कारण था। तो कुल मिला के जब उनके सिस्टम पे अगर हम बात कर रहे थे कि भाई इनके साथ इस तरह के हादसे या वाकयात हो रहे थे कि उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि उनको इंडस्ट्री से बायकॉट करा जा रहा है, वो वाला डिप्रेशन था। उनको नेपोटिज्म की बड़ी शिकायत थी, जिसको लेके कंगना ने अभी बहुत बड़ा बयान भी दिया था कि एक तरह का सोची समझी रणनीति हम इसको बोल सकते हैं कि लोगों को आप बायकॉट करें तो उसको धीरे धीरे मानसिक रूप से आप धकेल देते हैं कि भाई आपके साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है। उससे सबसे बड़ी बात थी कि उन्होंने ये भी बोला कि पीछे ये भी आ रहा था कि उनके हाथ से 6-7 फिल्में धीरे धीरे निकल गई, वापस वो ले ली गई उनसे वो प्रोजेक्ट। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन रहा होगा, क्योंकि हर जिस व्यक्ति को सफलता मिलती गई और उसके साथ बार बार पिछले 6 महीने से काम नहीं, पिछले साल भर से उनके पास कोई काम नहीं आ रहा था। बात पैसे की कमी की नहीं थी, बात पैसा, उनके पास पावर बहुत था, लेकिन जो व्यक्ति एक रनिंग में जिसको लगता था अरे मेरे पास इतने प्रोजेक्ट आते रहे और अचानक छिनने चले गए, वापस होने लगे, जो उस पर बहुत बड़ी बात होनी चाहिए थी। अब खासकर कि आप व्यक्ति विशेष को एक इस तरह से धकेल देते हैं पीछे की तरफ। ये हर इंडस्ट्रीज में, मारूफ साहब, हर इंडस्ट्रीज में लोगों के साथ टारगेट किया जाता है, बाकायदा पार्शियलिटी होती है, नेपोटिज्म होता है और साइडलाइन किया जाता है। जाहिर सी बात है किसी भी इस तरीके के व्यक्ति को बहुत बड़ा धक्का लगता है, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। मैं डॉक्टर के पास आऊंगा। डॉक्टर पूनम जी, क्या कहेंगी मेरे दर्शकों को, मीडिया 24x7 के दर्शकों को और तमाम देश के लोगों को क्या कहेंगी कि अगर आपके परिवार में, घर में, आस पड़ोस में कोई भी व्यक्ति आपको ऐसा लगे तो उसको क्या करना चाहिए? बहुत टू दी पॉइंट जानना चाहूंगा ताकि वो बिल्कुल गांठ बांध लें और इस मनस्थिति से निकल करके एक जिंदगी को जी भर करके जी सके। जी मारूफ साहब, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल प्रश्न आपने पूछा है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर हम अपने फैमिली या अपने सर्कल में किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में बहुत ड्रास्टिक चेंज देखते हैं कि पहले वो व्यक्ति हंसमुख था, नॉर्मल लाइफ जीता था और अब अचानक से वो बोलना कम हो गया, मिलना जुलना कम हो गया, काम में मन लगना कम हो गया और थॉट्स या बातें नेगेटिव बोलने लगा, तो हमको ये एक वार्निंग सिग्नल की तरह से लेना चाहिए। हमें ये जो अर्ली वार्निंग साइंस हैं, ये जो इंडिकेशंस हमें मिल रहे हैं, इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। बहुत बार इसी स्टेज पर चुप हो जाती है और हम सोचते हैं कि हाँ चलो इनका ये ठीक से सोच नहीं रहे, हम उनको उपदेश देने लगते हैं, लेकिन वहां पे हमें वी शुड रियलाइज दैट दिस पर्सन नीड्स हेल्प। पहला स्टेप जो है कि हम घर में ही उस व्यक्ति की बातें सुने, उसको कुछ उसके साथ में टाइम स्पेंड करें, उसको अकेला ना छोड़ें। और अगर लग रहा है कि ये स्थिति लंबे समय तक चल रही है, क्योंकि डिप्रेशन में और भी साइंस होते हैं, जैसे खाने का और सोने का पैटर्न बदल जाता है इंसान का। नींद या तो बहुत ज्यादा आती है या बिल्कुल ही नींद नहीं आती है, या खाना भी या तो इंसान बहुत कम खाने लगता है या बहुत ज्यादा खाने लगता है। तो अगर हम ये सारे सिम्टम्स देख रहे हैं तो हमको कोई प्रोफेशनल हेल्प लेने की आवश्यकता है, क्योंकि हो सकता है कि घर वालों के संभालने से ये बात ना समझे। तो एक साइकोलॉजिस्ट को, काउंसलर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास जाके हमको परामर्श लेना जरूरी है। और जैसा मैंने कहा कि काउंसलिंग सेशंस भी बहुत जरूरी है, और अगर मेडिसिन की जरूरत है तो मेडिसिन भी उनको रेगुलर तरीके से देना बहुत जरूरी है। और अगर वो सुइसाइडल थॉट्स या बातें ऐसे करते हैं कि मानो कह रहे हैं कि अरे सब जिंदगी बेकार है, सब कुछ खत्म कर देना चाहिए,
अगर इस तरह की बातें वो व्यक्ति कर रहा है तो ये भी एक हमको इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। और अगर लग रहा है कि ऐसा कुछ है तो हमें उन्हें अकेला नहीं छोड़ना है, उनके साथ कोई ना कोई व्यक्ति साथ में हमेशा रहे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ भी जो मिल गया उससे, जैसे बहुत से लोग ने फिनाइल पी लिया या इस तरह का कोई पेस्टिसाइड पी लिया या अपने हाथ से रिस्ट को काटने की कोशिश की, इस तरह के अटेम्प्ट्स बहुत सारे लोग करते हैं। तो इसके लिए परिवार को बहुत जागरूक रहने की जरूरत है। थैंक यू सो मच माया जी। आखिरी चंद लाइनें मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो यंगस्टर्स हैं जो इस चकाचौंध भरी दुनिया में जाते हैं, माया नगरी में जाते हैं, सपने बटोर के लाते हैं गांव देहात से, उनके सपने भी बचे रहे, जिंदगी भी बची रहे, उनके अपने भी खुश रहे और उनके सपनों को भी पर लगते रहे। देखिए, हर कोई व्यक्ति सुशांत नहीं हो सकता कि छोटी सी जगह से पहुंच के इतनी बड़ी ऊंचाई और मुकाम को छुए। तो मैं समझती हूँ कि इस तरह के अकेलेपन से, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, दवाइयां तो होती हैं, साथ में सबसे बड़ा जो सहारा होता है वो होता है आपके भावनात्मक संबंध कितने अच्छे हैं लोगों से, चाहे वो परिवार के हैं चाहे वो आपके मित्रों के हैं। आप हमेशा उनको सहेज के रखिए। और ये बात भी सच है कि अगर आपकी जानकारी में यदि आपका कोई मित्र इस तरह की परिस्थितियों से गुजर रहा है तो कोशिश करें कि उसको किसी भी हालत में उन दिनों अकेला बिल्कुल ना छोड़ा जाए। सुशांत के साथ भी ऐसा ही हुआ था कि उसके मित्रों को, उसने 2-3 लोगों को ट्राई भी किया था। अगर जो रिया चक्रवर्ती की मित्र रहती थी वो भी उस दिन नहीं थी उनके पास, तो ऐसी चीज नहीं है। इन केस में नहीं, हर किसी केस में हर किसी दोस्त परिवार को उनके साथ बने रहना चाहिए और संबंधों को आप इतना अच्छा करें कि बुरे वक्त में या अच्छे वक्त में सभी के साथ खड़े रहें, चाहे वो कैसे भी लोग हों। बहुत शुक्रिया माया जी, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर पूनम देवदत्त जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। तो जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, इसको भरपूर जिए और जिंदा दिल की तरह जिए। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, जैसे कभी धूप कभी छांव, कभी खुशी कभी गम। ये तमाम पहलू हैं जिंदगी के, और इन तमाम पहलुओं को समेट करके अपने लिए जिंदगी की एक राह बनानी है, क्योंकि जिंदगी जो है ये अमानत है, इसलिए इसकी हिफाजत भी करना बेहद जरूरी है। इसको समेटें, इसको संजोएं, बनाएं और इन बनने में अपने संबंधों को बनाएं, अपने आसपास लोगों को जोड़ें, अपनी खुशियों में उनको शामिल करें। जब आप उनको अपनी खुशियों में शामिल करेंगे तो आपके गमों में वो खुद ब खुद शरीक हो जाए। फिलहाल इतना ही, मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नए मुद्दों के साथ, कुछ नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।